हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी के थर्ड लेक्चर को। ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने सेट क्या होता है, बेसिक बेसिक सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की, और सेकंड वाले लेक्चर में मैंने आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके उसको मैंने स्टार्ट किया था, उसको खत्म भी करा दिया था उसी लेक्चर में। ठीक है। थर्ड लेक्चर में क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ सेट। क्या डिस्कस करूंगा? टाइप ऑफ सेट्स। मतलब सेट के प्रकार देखेंगे हम लोग। अभी मैंने सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा और कुछ सिंबल्स देखे। अब इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला टाइप आएगा आपका नल सेट। इसको हम लोग सॉरी इम्पटी सेट भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है। क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। तो देखेंगे कि नल सेट क्या होता है। ऐसा सेट जहां पर कोई एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर एक्स है वो लेस देन है वन से। अब मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो वन से छोटा होता है। तो बताइए, सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो वन ही होता है। वन से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नल सेट। अच्छा, अगर इसको न्यूमेरिकली सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना भी है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो मैं इसको 5 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसको मैं 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और 5 से नहीं करना है तो आप कर्ली ब्रैकेट खाली बना देंगे बस। तो ये दोनों की दोनों चीजें नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। जो थ्योरिकली जो लिखा है वो नल सेट ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। उसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो या तो आप फाई बनाएंगे या कर्ली ब्रैकेट अकेला बनाएंगे। तो ये दोनों के दोनों बात, मतलब फाई अकेला हो या कर्ली ब्रैकेट अकेला बना हो जहाँ पे कोई एलिमेंट ना हो, ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और बस नल सेट में क्या होगा कि अगर आपको इस प्रकार से सीधा लिखा हुआ दिख रहा है तो नल सेट है ही। अगर थ्योरिकली भी अगर कुछ लिखा है, रोस्ट सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में अगर लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पहचानना है? आप उसको डिकोड करेंगे। जैसे जब आपका पूरा लैंग्वेज में लिखा था, जब मैंने इसको सॉल्व करके मैंने सोचा कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल हो पा रहे हैं, तो मैंने देखा कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो वन से छोटा होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको मैंने क्या बोला? नल सेट बोला। इसमें मैंने एग्जाम्पल एक दिया, एक्स सब्जेक्ट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में बी और सी के मध्य आने वाला अक्षर। आने वाला अक्षर मतलब इंग्लिश जो अल्फाबेट है, वहां पे मुझे ऐसे अक्षर का चुनाव करना है जो बी और सी के मध्य आता हो। अब जैसे मैं अंग्रेजी अल्फाबेट की बात करूं, तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सीधा सी आ जाता है। बी और सी के मध्य में तो कोई बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ भी इसका रिजल्ट क्या होगा? फाइव होगा। फाइव मीन्स मतलब रिक्त समुच्चय फाइव बोल दो या इसको कर्ली ब्रैकेट अकेला बना दो, दोनों के दोनों नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि अगर कोई भी सेट है, अगर वो डायरेक्टली फाइव या कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है तो वो नल सेट है। बाद बाकी अगर वो बिल्डर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, तो उस भाषा को जब हम लोग डिकोड करेंगे, मतलब उसको एलिमेंट फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नल सेट बोलूंगा। चलिए, इसके बाद आता है सिंगल सेट। इसके बाद आता है सिंगल सेट। सिंगल सेट नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे एकल समुच्चय, जहाँ पे एक एलिमेंट हो, जहाँ पे एक एलिमेंट हो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा सेट जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो? वन हो। जहाँ पे एक ही एलिमेंट हो, एलिमेंट की संख्या कितनी हो? एक हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कौन सा सेट? सिंगल सेट बोलेंगे।
कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगल सेट बोलेंगे। जैसे मैंने एक सेट लिया, सीधा सीधा रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया कितना 5, या मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया और एग्जाम्पल लेके जैसे मैंने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में यू। तो इस प्रकार से जब कोई भी सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट हो तो उसको मैं क्या बोलेंगे? सिंगल सेट। या मैंने बिल्डर फॉर्म में जैसे एग्जाम्पल लिखा एक्स सच दैट एक्स भारत देश की राजधानी। अब आप बताओ, अब यहाँ पे देश की राजधानी की बात हो रही है, वो भी भारत देश की राजधानी की अगर बात हो रही है तो आपको पता है कि भारत देश की राजधानी वो दिल्ली है, और दिल्ली तो केवल एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में डिकोड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? दिल्ली लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट आया, दिल्ली पूरा एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दिल्ली पूरे शब्द की बात हो रही है, तो वो दिल्ली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये काय में चला जाएगा? सिंगल सेट में चला जाएगा। और भी मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटे जैसे नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं तो एक ही होता है, वन। या मैं बोलूँ कि सबसे छोटा सम प्राकृतिक संख्या, तो आपको पता है दो ही होती है, चार तो बड़ा हो जाएगा ना, दो से बड़ा हो जाएगा। तो जहाँ पे एक ऐसा बिल्डर फॉर्म लिखा हो जहाँ पे ओनली एक एलिमेंट आता हो, जहाँ पे एक एलिमेंट आता हो, तो जहाँ पे एक एलिमेंट आता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंगल सेट बोलूंगा। सीधा नाम से समझो, नल का मतलब होता है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जहाँ पे कोई भी एलिमेंट ना हो, जहाँ पर कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा सेट जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो नल सेट में जाएगा। सिंगल का मतलब होता है एक, जब सिंगल का मतलब एक होता है तो वहां पे एलिमेंट की बात कितने की चलेगी? एक की। तो कहने का मतलब है जहां पर एक एलिमेंट होगा उसको हम सिंगल सेट में रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका सिंगल सेट का एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको बहुत गौर से समझना। अभी मैंने क्या बोला कि जो फाइव है वो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फाइव के आसपास मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। तो मेरे कहने का मतलब है जब फाइव अकेला कहीं बना हो सेट के अंदर, फाइव अकेला कहीं सेट के अंदर बना है तो वो नल सेट होगा। लेकिन वही फाइव, इस पे याद रखना, मैंने इसलिए इसको बताया, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फाइव आपका कर्ली ब्रैकेट में आ जाता है, अगर फाइव अकेला है तो नल सेट है। वही फाइव अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो मैं इसको कौन सा सेट बोलूंगा? सिंगल सेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सिंगल सेट बोलूंगा। जैसे खाली ब्रैकेट अकेला बना है तो वो क्या है? नल सेट है, रिक्त समुच्चय है। लेकिन खाली ब्रैकेट के बाहर, जैसे ये खाली ब्रैकेट, इसके बाहर मैंने एक ब्रैकेट और लगा दिया तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? सिंगल सेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सिंगल सेट बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि ये खाली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइव को। तो जो अंदर वाला पार्ट है वो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फाइव अकेला बना है तो नल सेट है, फाइव ब्रैकेट के अंदर है तो सिंगल सेट है। खाली ब्रैकेट अकेला बना है तो नल सेट है, खाली ब्रैकेट के बाहर मैंने फिर से ब्रैकेट लगा दिया तो वो सिंगल सेट हो गया। ठीक है, तो अभी दो हमने डिस्कस किए, एक नल सेट डिस्कस किया और एक सिंगल सेट डिस्कस किया। नल सेट जहां पे कोई भी एलिमेंट ना हो, सिंगल सेट में एक एलिमेंट हो। इसके बाद थर्ड वाला आता है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इसको हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो फाइनाइट सेट का और एक होता है इनफाइनाइट सेट, दोनों में एक साथ बताऊंगा। एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट, इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, तो इसको सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, परिमित का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित, और अपरिमित का मतलब होता है असीमित। तो कह सकते हैं कि जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड हो, क्या बोलूंगा मैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो? लिमिटेड हो। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो? लिमिटेड है, मतलब यहाँ पे एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लिमिटेड होंगे तो काउंट कर लेंगे आप लोग, है ना? जहाँ पे चीजें लिमिटेड हैं तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो काउंटेबल है, मतलब काउंट हो सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको एलिमेंट को गिन सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, अनलिमिटेड होंगे। मतलब यहाँ पे एलिमेंट को गिन नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पे एलिमेंट कैसे होंगे, सीमित होंगे। और यहाँ पे एलिमेंट क्या होंगे, असीमित होंगे। असीमित होंगे, यहाँ पे एलिमेंट गिन नहीं सकते हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई सेट है उसमें तुमने एलिमेंट को काउंट कर लिया, गिन लिया कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 7 है, 20 है, 100 है, 50 है। अगर आप एलिमेंट की संख्या को काउंट कर पा रहे हैं तो आप उसको परिमित मतलब फाइनाइट सेट बोलेंगे। और जहाँ पे आप एलिमेंट की संख्या को काउंट नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता कि वहां पे कितने एलिमेंट हैं, तो उसको बोलेंगे अपरिमित। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया और मैंने लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, जैसे एग्जाम्पल ये दिया। तो अब मैंने एग्जाम्पल दिया तो इसमें हमने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट है, तो इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एलिमेंट को काउंट किया। अगर मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया आपको, एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस बार मैंने लगा दिया अप टू सो वन, मतलब डेट डेट डैश। अब ये डेट डेट डैश कहाँ तक जा रहा नहीं पता ना हमको, इसका मतलब क्या होगा कि हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट की संख्या लिमिटेड है। अब ये कहाँ तक गया ये भी नहीं पता ना हमको, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट की संख्या है, जो अवयवों की संख्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब वो काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे एलिमेंट की संख्या हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट की संख्या हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो मैं यहाँ बोलूंगा इनफाइनाइट। क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अगर मैंने अगला एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और जो एक्स है वो 1 से बड़ा और बराबर है और 6 से छोटा और बराबर है। तो मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो 1 से बड़ा और बराबर है, 6 से छोटा और बराबर है। तो मैं बोलूंगा 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। हमने काउंट किया तो 6 एलिमेंट मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है, फाइनाइट सेट। अगर मैं यहीं पे एग्जांपल दूं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, आर आपका होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और वो रियल नंबर है 1 से मोर देन है, 6 से लेस देन इक्वल है। अब इसको क्या बोलोगे, बहुत से लोग बोलेंगे अगर सर जे फाइनाइट है तो जे भी फाइनाइट होगा। यही गलती हो जाएगी, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि इन दो संख्याओं के बीच में परम सॉरी पूर्णांक और नेचुरल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर फिक्स होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन किन्हीं दो संख्याओं के बीच में वास्तविक संख्याओं को नहीं गिन सकते, क्योंकि आपको पता है वास्तविक संख्याओं में आपके रेशनल, इरेशनल, इंटीजर सारी की सारी संख्याएं इन्वॉल्व होती हैं। मतलब परिमित आप सॉरी वास्तविक संख्याओं के बीच में पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सारे के सारे नंबर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं इन दो संख्याओं के बीच में, अगर मैं इन दो संख्याओं के बीच में बात करूं किसकी, वास्तविक संख्याओं की, तो जैसे मैंने 1 ले लिया, फिर 1 से बड़ा 1.01 भी हो सकता है, 1.02 भी हो सकता है, 1.03 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे रियल नंबर को लिखना चाहोगे तो आप सारे के सारे रियल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जब 1 से बड़े की बात की तो 1 से बड़ा होने पर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 1.4 टाइम जीरो फिर 1, मतलब 4 बार जीरो फिर 1। मैंने कहा 1.5 बार जीरो फिर 1, मैंने कहा 1.6 बार जीरो फिर 1, फिर मैंने कहा 1.7 बार जीरो फिर 1। अच्छा जरूरी है 1 लो, मैंने 2 ले लिया, 1.2 बार जीरो 2, 1.3 बार जीरो 2, 1.4 बार जीरो 2, 1.4 बार जीरो 2। तो मतलब यहाँ पे नंबर की काउंटेबल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर बढ़ते ही चले जाएंगे, आप जितने चाहो उतने नंबर लिख सकते हो, तो यहाँ पे नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की बात हो रही है तो हम कितने भी रियल नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कितने भी रियल नंबर ले सकते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। हम कहें कि मैंने 1.10 बार जीरो लगाया फिर 1 लिखा, फिर मैंने 1.10 बार जीरो लगाया फिर 2 लिखा, फिर मैंने 1.10 बार जीरो लगाया फिर मैंने 3 लिखा, मैंने कहा मैंने 1.10 बार जीरो लगाया मैंने 50 लिख दिया। तो मतलब क्या है, चीजें बदलती रहेंगी।
चीजें बदलती रहेंगी, आप कितनी भी संख्याओं को डेवलप कर सकते हैं, कितनी भी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो एक फंडा हमेशा याद रखना कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर वास्तविक की बात आती है, रियल नंबर की बात आती है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कभी भी अगर रियल नंबर की बात आती है, तो उसको आप किसमें डालोगे? इनफाइनाइट सेट में डालोगे। किसमें डालोगे? इनफाइनाइट में। सीधा है, आप इतना सोच लें कि आपके सामने जो सेट है उसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर पा रहे हैं या काउंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर काउंट कर पा रहे हैं तो परिमित है, काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो अपरिमित है। काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट है, नहीं कर पा रहे हैं तो इनफाइनाइट है। तो ये तो दोनों सेट हुए, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, मैं बोलूं कि भारत के राज्यों का समुच्चय परिमित में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? परिमित में आ जाएगा। या मैं बोलूं कि दुनिया में सभी पक्षियों का समुच्चय, तो ये इनफाइनाइट, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे सेट सीधा ऐसा समझेंगे कि जिन चीजों को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट में जाएगा, और जिन चीजों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट में जाएगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी और भी चीजें हैं। हाँ, अब देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समतुल समुच्चय। समतुल समुच्चय क्या होगा इसका मीनिंग? पांचवा सेट है ये आपका, कि कोई दो समुच्चय है, दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान, अवयवों की संख्या कैसी हो? समान। मैंने क्या बोला? ऐसे दो समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान है। अवयव समान है नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अवयवों की संख्या से। मुझे मतलब है क्या? अवयवों की संख्या से। तो ऐसे कोई दो समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान है। जैसे मैंने बोला कि ए बराबर 1 2 3, और मैंने बी दिया यहाँ पे, बी बराबर बोला मैंने RJM। अगर इन दोनों सेट में देखेंगे तो यहाँ पे तीन एलिमेंट है और यहाँ पे भी तीन एलिमेंट है, दोनों में थ्री थ्री एलिमेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए में कितने एलिमेंट है, अगर इसको लिखूंगा इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने इसको लिखा है इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ए। जो एन ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ ए, मतलब ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या। तो ए में कितने अवयव हैं? तीन। और मैं बात करूं नंबर ऑफ बी में, कितने एलिमेंट हैं? तीन। दोनों में तीन तीन एलिमेंट है, अवयवों की संख्या समान है। अवयव समान हो ना हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ओनली और ओनली अवयवों की संख्या से है। जिस सेट, ऐसे सेट्स जहाँ पे अवयवों की संख्या समान हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो मैं बोल सकता हूँ ए और बी में तीन तीन एलिमेंट है, देन मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी आर इक्यू सॉरी इक्विवेलेंट सेट्स। ए और बी दोनों इक्विवेलेंट समतुल समुच्चय है। और भी एग्जांपल दिया मैंने, मैंने बोला ए बराबर है आपका 5 7 9 11। मैंने बोला बी बराबर 9 5 11 7। अब देखा जाए ए में कितने एलिमेंट हैं। अगर मैं बात करूं ए के एलिमेंट चार है और बी के एलिमेंट कितने हैं? चार है। बी के एलिमेंट भी कितने हैं? चार है। दोनों में अवयवों की संख्या समान है,
दोनों में चार चार एलिमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों में अवयवों की संख्या तो समान है, क्योंकि दोनों में चार चार एलिमेंट है, दोनों में फोर फोर एलिमेंट है। और जब दोनों में फोर फोर एलिमेंट है, जब दोनों में फोर फोर एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूँ, जब दोनों इसमें भी चार एलिमेंट है, इसमें भी चार एलिमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, भले ही अभी आप समान है, मैंने क्या बोला, मुझे इक्विवेलेंट को पहचानने के लिए ओनली और ओनली अवयवों की संख्या से मतलब होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पॉइंट सिक्स है आपका इक्वल सेट। ठीक है, समान समुच्चय। समान समुच्चय में क्या होता है, जैसे कोई दो सेट है, दो से ज्यादा सेट है, मान लो दो सेट है आपके पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए और बी के सारे एलिमेंट अगर समान हो जाते हैं, अब यहाँ पे देखो, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इक्विवेलेंट में दोनों सेट में अवयवों की संख्या समान थी, इक्वल सेट में दोनों सेट के एलिमेंट समान होंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए बराबर, क्या बोला मैंने, 1,2,3, और बी बराबर भी बोल दिया मैंने 2,1,3। एक एग्जाम्पल दिया, दोनों के अवयव समान है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी आर इक्वल, दोनों बराबर सेट हैं। आप कहो सर कि जे भी तो इक्वल है, हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है, अभी मैं इस पॉइंट पे भी डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैं बोलूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ए बराबर ए ई आई ओ यू, और मैंने बी बराबर लिखा ई आई ए ओ यू, दोनों के अवयव सेम है, जो ए में है वही बी में है, तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं ए बी आर इक्वल सेट, इक्वल सेट, ए बी आर इक्वल सेट। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि सर जो इक्वल सेट है, तो इनमें एलिमेंट की संख्या भी समान होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे पॉइंट है, नोट करके आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को, नोट एवरी, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, एवरी इक्वल सेट ऑल्सो, एवरी इक्वल सेट ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। जो इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। अगर कोई दो सेट इक्वल हैं तो वो हमेशा कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और वो कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। अगर कोई दो सेट कैसे हैं, इक्वल है, तो वो इक्विवेलेंट 100% होंगे, इस पॉइंट को याद रखना है। अच्छा, अगर बात आती है क्या वो इक्विवेलेंट है, इक्वल हो सकते हैं, तो वो मे बी पॉसिबल। मे बी पॉसिबल क्यों बोला, कि वो इक्विवेलेंट में अवयवों की संख्या पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, अवयवों की संख्या अगर समान है तो इक्विवेलेंट हो गया। अगर अवयवों की संख्या समान होने के साथ साथ अवयव भी समान हो जाते हैं, अवयव अवयव भी सेम सेम हो जाते हैं दोनों सेट में, तो वो इक्वल में चला जाएगा, नहीं तो इक्वल में नहीं जाएगा। लेकिन अगर इक्वल है, अगर इक्वल सेट है, मैंने क्या बोला, अगर इक्वल सेट है तो अवयव समान होंगे, और समान होंगे मतलब जो अवयव ए में होंगे वही बी में होंगे, तो दोनों की काउंटिंग भी समान होगी। इसलिए और जो आपके इक्वल सेट हैं वो ऑलवेज इक्विवेलेंट की कंडीशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। एक तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रब करते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर में डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं विसंगत समुच्चय, विसंगत समुच्चय। अब देखो यहाँ पे विसंगत समुच्चय क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, समझो यहाँ पे बेटा बहुत गौर से।
जैसे मान लो ए और बी सेट है, ए और बी, तो ये दो सेट है और इन दोनों सेट में क्या बात हो, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट्स इन ए और बी, ए एंड बी, ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ए के सारे एलिमेंट अलग हैं, बी के सारे एलिमेंट अलग हैं। अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ए बराबर है आपका ए ई आई और बी बराबर है आपका 1 7 9 12, तो आप देखेंगे यहाँ पे ए के एलिमेंट अलग है, बी के एलिमेंट अलग है, तो देन मैं बोल सकता हूँ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्योंकि डिसजॉइंट सेट को पहचानने के लिए सबसे सिंपल सीधा फंडा है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट वो अलग अलग होंगे, दोनों सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों की क्लियर होंगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। चलिए अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को नल सेट और सिंगल सेट इन दोनों को पहचानना था कि कौन सा नल सेट होगा और कौन सा सिंगल सेट होगा, इन दोनों में हमें ये देखना था। सॉरी पहले क्वेश्चन में कि नल और सिंगल सेट क्या होगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या में उन्होंने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर बराबर में किस इक्वेशन से लिया गया है, सम संख्या को किस इक्वेशन से लिया गया, एक्स स्क्वायर बराबर 9। कहने का मतलब क्या हुआ, इस पूरी भाषा का मतलब होता है कि एक ऐसी सम संख्या लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, एक ऐसी सम संख्या लेना है जो इस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो एक्स बराबर आपका आएगा, वर्गमूल लेंगे तो +-3 आएगा। अब मुझसे एक्सपेक्टेशन किसकी की जा रही है, सम संख्या की, लेकिन यहाँ तो मिला ही, यहाँ मिला क्या, विषम संख्या, तो यहाँ पे कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, नल सेट। बच्चे कहेंगे ये सब 3 मिला तो है, तो क्या मैं आपसे पूछूंगा 3 सम है, आप कहोगे सर -3 भी तो मिला है, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या -3 सम है, दोनों सम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये नल सेट में चला जाएगा, इसको हिंदी में बोलेंगे खाली समुच्चय, खाली समुच्चय या रिक्त समुच्चय। ठीक है, बी वाले पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, उसमें सीधा सीधा बी वाले पार्ट में लिखा है दिल्ली, और दिल्ली पूरा एक शब्द है, मीनिंग के टाइप से लिखा है, यहाँ पे पूरा एक शब्द बना के लिखा है दिल्ली। अगर शब्द से अपन को मीनिंग से और अक्षरों को लेकर समुच्चय बनाना होता है वो अलग बात होती है, तो यहाँ पे पूरा एक शब्द है दिल्ली, पूरा एक नाम है दिल्ली, एक शहर का नाम है दिल्ली, तो इसको मैं बोलूंगा सिंगल सेट। क्या बोलूंगा, सिंगल सेट। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, उसमें यही पूछा गया कि कौन सा सिंगल है, कौन सा सिंगल नल है। तो जहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा वो सिंगल में चला जाएगा, और जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा वो नल में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा कि मुझे पहचानना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसको मुझे पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन में, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि x-1 और कितना है, x-2 बराबर 0। मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो इस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो x-1 x-2 बराबर 0, इस वाले फैक्टर को 0 करोगे तो x का मान 1 आएगा, फैक्टर को 0 करना जानते होगे, इसको 0 किया तो x का मान 2 आया। तो यहाँ पे क्या क्या मिला, 1 मिला और 2 मिला, तो इसका अगर समुच्चय बनाओगे तो 1 और 2 को लेके बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैंने अगर एलिमेंट को काउंट किया तो 2 एलिमेंट है,
एक और दो, इसलिए मैं इसको बोल दूंगा फाइनाइट सेट, क्योंकि एलिमेंट मैंने काउंट कर लिए। अच्छा, जैसे सी वाले पार्ट की मैं बात करूं, सी वाले पार्ट की मैं बात करूं कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन में, मतलब एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर होने के साथ साथ उन्होंने बोला कि x एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब बेटा x एक अभाज्य संख्या है और नेचुरल है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कहाँ तक है। तो अब भाई अगर यहाँ पे मैं काउंट करना चाहूँ, जैसे मैंने कहा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 17 है, 17 के बाद 23 है, 29 है, 37 है ना, मतलब 43 है, 47 है, बहुत सारे हैं। तो मतलब यहाँ पे आप लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो चलते ही जाएंगे। जब नेचुरल नंबर में आगे बढ़ोगे तो ऐसे ही प्राइम नंबर में भी आप आगे बढ़ोगे, तो बहुत सारे प्राइम नंबर होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते जहाँ पे चीजें काउंट ना हो सके, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा नेचुरल है, नेचुरल तो बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे में बहुत सारी नंबर कैसे होंगे? अभाज्य होंगे, प्राइम होंगे। तो यहाँ पे हम कम नंबर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट। तो सेकंड क्वेश्चन में जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको क्या पहचानना है कि अगर सेट है और एलिमेंट आपने काउंट कर लिए तो फाइनाइट में टिक करोगे, एलिमेंट काउंट नहीं कर लिए तो इनफाइनाइट में टिक करोगे। वो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? नल सेट और सिंगल सेट। एक भी एलिमेंट नहीं है तो नल सेट, एक एलिमेंट है तो सिंगल सेट। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैंने आपको होमवर्क में दिया। फर्स्ट में आपको नल सेट और सिंगल सेट पहचानना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको थ्योरी बताई है कि नल सेट और सिंगल सेट की थ्योरी क्या होती है। सेकंड में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पहचानना है। और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जिसमें भी आपको किसके साथ डिस्कस करना है? फाइनाइट और इनफाइनाइट के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।